Dear students, welcome back. Today we will discuss lecture number 27 of Introduction to Real Analysis. अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज के इस लेक्चर के कंटेंट में हम एक्सरसाइज नंबर 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 to 7 डिस्कस करें। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने सीक्वेंस की कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस को चेक करना है। ऐसी सीक्वेंस जिनकी लिमिट एग्जिस्ट करे वो कन्वर्जेंस सीक्वेंस कहलाती हैं और ऐसी सीक्वेंस जिनकी लिमिट एग्जिस्ट ना करे वो डाइवर्जेंस सीक्वेंस कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 1 इसका पहला पार्ट डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर हमें एक कोशेंट सीक्वेंस गिवन है xn विच इज इक्वल टू n ओवर n+1। अगर आप इस सीक्वेंस को ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर n भी एक सीक्वेंस है, इसी तरह n+1 भी एक सीक्वेंस है। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने एक एग्जांपल में इस n सीक्वेंस को डाइवर्जेंट प्रूव किया था, इसी तरह n+1 भी एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। तो जब आप xn पर थ्योरम नंबर 3.23b अप्लाई करेंगे तो देखें स्टूडेंट्स इसका क्या आंसर आएगा। तो जब हम इस सीक्वेंस पर डायरेक्ट थ्योरम अप्लाई करते हैं तो n की लिमिट क्या आती है स्टूडेंट्स। n एक सीक्वेंस है, एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, इसकी लिमिट क्या आएगी, इन्फिनिटी आएगी। इसी तरह n+1 भी एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, इसकी लिमिट भी क्या आती है, इन्फिनिटी आती है। डाइवर्जेंट सीक्वेंस की लिमिट क्या होती है स्टूडेंट्स, इन्फिनिटी होती है, ये आपने याद है। तो इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी ये क्या आपके पास एक अनडिटरमिनेट फॉर्म है, तो इससे स्टूडेंट्स आप इस सीक्वेंस की लिमिट हासिल नहीं कर सकते, या आप इस सीक्वेंस के बारे में ये नहीं कह सकते कि ये एक डाइवर्जेंट है या कन्वर्जेंट, ठीक है। तो इस सीक्वेंस को कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट प्रूव करने के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इसे मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, यानी हम थ्योरम नंबर 3.23b ये अप्लाई करने के लिए हम इसे क्या करेंगे, मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए यहाँ पर n है तो n को हम लिख सकते हैं n into 1। इसी तरह ये हमारे पास है n+1, तो अगर आप यहाँ से n कॉमन लेते हैं तो ये आते हैं n into 1+1 हो रहे हैं, तो ये n से ये n कैंसिल, ये मजीद सिंप्लीफाई होकर स्टूडेंट्स इस फॉर्म में आ जाएगा 1/1+1/n। अगर आप इस सीक्वेंस को ऑब्जर्व करें, ये भी एक कोशेंट सीक्वेंस है और यहाँ पर जो 1 है ये भी एक कांस्टेंट सीक्वेंस है। इसी तरह 1+1/n ये भी एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस, यानी 1 भी एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, इसी तरह 1+1/n भी एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। देखिए 1 एक क्या है, कांस्टेंट सीक्वेंस है। तो हम प्रीवियस लेक्चर्स में ये पढ़ चुके हैं कि जो कांस्टेंट सीक्वेंस है ये क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है और ये उसी नंबर को कन्वर्ज करती है जिसकी कांस्टेंट सीक्वेंस होती है। ये 1 की कांस्टेंट सीक्वेंस है तो ये 1 को ही कन्वर्ज करेगी। इसी तरह अगर आप देखते हैं 1+1/n तो ये भी एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, तो ये क्या करेगी स्टूडेंट्स, ये 1 को कन्वर्ज करेगी। ये 1 को कैसे कन्वर्ज करेगी स्टूडेंट्स, अगर आप इसे देखते हैं 1/n इस सीक्वेंस को, तो ये भी हम स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं कि ये भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस है और इसकी लिमिट क्या होती है, 0 होती है। तो 1+0 ये सिंप्लीफाई होकर स्टूडेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आएगा। तो 1+1/n ये भी एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है और इसकी लिमिट क्या होती है, 1 होती है। तो ये दोनों कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। अब स्टूडेंट हम क्या कर सकते हैं, इस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। तो जब आप इस थ्योरम को अप्लाई करेंगे यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी 1 एक कांस्टेंट सीक्वेंस है और इसकी लिमिट क्या होती है, 1 होती है। इसी तरह यहाँ पर देखें ये 1+0 ये सिंप्लीफाई होकर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 1/1 स्टूडेंट्स ये क्या होता है, 1 होता है। देखिए यहाँ पर हमने जब इसको सिंप्लीफाई किया तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ गई, कन्वर्जेंट सीक्वेंस आ गई और इसकी लिमिट क्या है, 1 है। सो आवर सीक्वेंस कन्वर्जेस टू 1।
तो हमारी जो सीक्वेंस है वो 1 को कन्वर्ट कर रही है। इसका मतलब ये होगा कि जो पहला पार्ट है इसमें जो भी सीक्वेंस गिवन है xn, ये क्या है, एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो नेक्स्ट देखते हैं इसका पार्ट नंबर बी। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स एक और कोशेंट सीक्वेंस यहाँ पर गिवन है xn विच इज इक्वल टू -1 की पावर n डॉट n ओवर n+1। तो अगर आप इन दोनों सीक्वेंस को ऑब्जर्व करें, यानी -1 की पावर n डॉट n और n+1, ये दोनों क्या है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस। दोनों क्या है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस। बिकॉज ये सीक्वेंस स्टूडेंट्स क्या करेगी, ये इन्फिनिटी को कन्वर्ज करेगी। जैसे जैसे n इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, ये सीक्वेंस स्टूडेंट्स क्या हो जाएगी, ये भी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी। तो ये एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, इसकी लिमिट क्या आएगी, इन्फिनिटी आएगी। इसी तरह n+1 भी एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस है और इसकी लिमिट भी क्या आएगी, इन्फिनिटी आएगी। तो जब आप इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी लिखेंगे स्टूडेंट्स, तो ये क्या आ जाती है, हमारे पास अनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो इससे स्टूडेंट्स आप इस सीक्वेंस की लिमिट के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। तो इसकी लिमिट फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इससे मजीद सिंप्लीफाई करेंगे। तो जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, देखें यहाँ पर है n+1, तो यहाँ से आप n कॉमन लेंगे, तो ये आ जाएगा n इंटू 1+1 ओवर n। फिर इस n से ये n कैंसिल, तो ये मजीद सिंप्लीफाई होकर इस फॉर्म में आ जाएगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी इंटू -1 की पावर n ओवर 1+1 ओवर n। तो फिर स्टूडेंट्स आप इस सीक्वेंस पर थ्योरम नंबर 3.23b अप्लाई कर सकते हैं। जब आप ये थ्योरम अप्लाई करेंगे तो इन दोनों सीक्वेंस की लिमिट अलग हो जाएगी, यानी -1 की पावर n, इस सीक्वेंस की लिमिट हम लिखेंगे। इसी तरह 1+1 ओवर n, ये भी एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है और हमें पता है इसकी लिमिट क्या होती है, 1 होती है। तो उसको हम इस तरह लिखेंगे, 1 प्लस लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 ओवर n। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखें तो 1 ओवर n, इसका रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। तो 1 प्लस 0, ये सिंप्लीफाई होके आ जाएगा 1। तो यहाँ पर हमने स्टूडेंट्स यहाँ पर 1 नहीं लिखा, ठीक है, आप लिख भी सकते हैं, ना भी लिखें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये सिंप्लीफाई होके आ जाएगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी -1 की पावर n। और ये स्टूडेंट्स कौन सी सीक्वेंस है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डाइवर्जेंट आ जाएगा। तो यहाँ से हमने स्टूडेंट ये फाइंड किया कि ये स्टूडेंट्स सीक्वेंस क्या है, डाइवर्जेंट है। इसमें जैसे जैसे n इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, ये xn भी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी। तो ये स्टूडेंट्स क्या आ गए, डाइवर्जेंट सीक्वेंस आ गए। तो अगर आप इस सीक्वेंस को ओपन करते हैं स्टूडेंट्स, -1 की पावर n, तो इसकी टर्म्स कौन कौन सी आती है, -1 की पावर n। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा, कभी -1 आएगा और फिर कभी 1 आएगा, इस तरह इसकी टर्म्स आएंगी। तो अगर आप इसे ऑब्जर्व करें तो ये एक बाउंडेड सीक्वेंस, ठीक है, इसमें हर एक टर्म की मैग्नीट्यूड क्या आएगी स्टूडेंट्स, 1 आएगी। अगर हम -1 की मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं तो ये हमारे पास क्या होती है, 1 आती है। इस तरह 1 की अगर आप मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं तो फिर भी हमारे पास क्या आता है, 1 आता है। तो यहाँ से हम स्टूडेंट्स एक m फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो m होगा, कैपिटल M, ये ग्रेटर देन इक्वल देन 1 हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 1 से कोई बड़ा नंबर भी आप ले सकते हैं, 2 भी आप ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स क्या है, एक बाउंडेड सीक्वेंस, यानी -1 की पावर n, इसका मॉड लेस देन इक्वल देन क्या होगा, m होगा। तो यहाँ पर हम स्टूडेंट्स m को ये डिफाइन किया है कि m कोई ये नंबर हो सकता है ग्रेटर देन इक्वल देन 1। यहाँ पर 1 भी आ सकता है, 1 से बड़ी वैल्यू भी आ सकती है। तो ये एक बाउंडेड सीक्वेंस है। तो हमने एक थ्योरम स्टूडेंट प्रीवियस लेक्चर्स में स्टडी किया था कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या होती है, बाउंडेड होती है। कन्वर्जेंट
सीक्वेंस स्टूडेंट्स क्या होती है, बाउंडेड। कन्वर्जेंस इंप्लाइज बाउंडेडनेस। लेकिन अगर आप इसका कन्वर्स देखेंगे तो ये स्टूडेंट्स क्या होगा, ट्रू नहीं होगा। ठीक है, कन्वर्स में स्टूडेंट्स क्या होगा कि अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड हो तो वो कन्वर्जेंट होगी, ये बात ट्रू नहीं है। यानी कन्वर्स ट्रू नहीं है, लेकिन ये बात ट्रू है कि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी तो वो बाउंडेड भी होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये -1 की पावर n ये एक बाउंडेड सीक्वेंस। तो बाउंडेड सीक्वेंस स्टूडेंट्स कन्वर्जेंट नहीं होती। ये यहाँ पर क्या है, कन्वर्स है, तो कन्वर्स ट्रू नहीं है। तो अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी तो वो बाउंडेड भी होगी, ये बात आपने याद रखनी है। तो देखें, ये 1 + 1/n ये एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस। अगर ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो ये बाउंडेड भी होगी। तो स्टूडेंट्स अगर आप इसका मॉड लेते हैं तो ये मॉड स्टूडेंट्स आप यहाँ पर फिक्स कर सकते हैं कोई नंबर m। ठीक है, तो पहले आप क्या करेंगे कि इसकी टर्म्स आप डिफाइन करेंगे, फिर उन टर्म्स से एक बड़ी m की वैल्यू लेंगे। ठीक है, m क्या होगी स्टूडेंट्स, हर टर्म से बड़ी वैल्यू होगी। ठीक है, हर टर्म की जब आप मैग्नीट्यूड डिफाइन करेंगे तो उससे बड़ी वैल्यू आप m लेंगे, तो वो क्या होगा, यहाँ पर m नंबर होगा। तो स्टूडेंट्स ये सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट है तो फिर ये क्या होगी, लाजमी तौर पर बाउंडेड भी होगी। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरह सॉल्व करेंगे। जो बाकी ये इजाफी बातें हैं ये आपको समझाने के लिए यहाँ पर बताई गई हैं कि अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कन्वर्जेंट भी हो। इस केस में आप ये भी यहाँ पर देख सकते हैं कि -1 की पावर n ये एक बाउंडेड सीक्वेंस है, लेकिन ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं है, ये एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस। तो इस केस में स्टूडेंट्स ये जो xn है ये एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। नेक्स्ट इसका सी पार्ट डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हमें एक और क्वोशिएंट सीक्वेंस है xn विच इज इक्वल टू n² / n+1। तो यहाँ पर अगर आप n² को ऑब्जर्व करें तो ये भी एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, इसी तरह n+1 भी एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस। तो अगर आप थ्योरम को डायरेक्ट अप्लाई करते हैं, थ्योरम नंबर 3.23b, अगर हम इसे डायरेक्ट अप्लाई करें तो देखें इसका रिजल्ट क्या आता है। ये आता है इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी। तो ये एक अनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो इससे स्टूडेंट्स आप इस सीक्वेंस की लिमिट के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं ले सकते। आपको ये आइडिया नहीं होगा कि ये एक डाइवर्जेंट है या कन्वर्जेंट, बिकॉज यहाँ पर हमें क्या मिल रही है स्टूडेंट्स, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी, यानी अनडिटर्मिनेट फॉर्म मिल रही है। तो इसे स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे ताकि हम इसकी लिमिट के बारे में कुछ आइडिया हो सके। लेकिन जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ से आप n कॉमन लेंगे। जब आप n कॉमन लेते हैं तो ये आ जाते हैं n और n2 1 + 1/n। फिर ये स्टूडेंट्स n क्या होगा, n² पर डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा n² ओवर 1 + 1/n। तो फिर स्टूडेंट्स इस n से ये स्क्वायर कैंसिल, तो ये मज़ीद सिंप्लीफाई होके हमें इस फॉर्म में मिल जाएगा n ओवर 1 + 1/n। तो अगर आप इसे स्टूडेंट्स ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर n क्या है, एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस है, और 1 + 1/n ये एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। फिर हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई कर देंगे, यानी n के साथ भी लिमिट और 1 + 1/n के साथ भी लिमिट अप्लाई कर, यानी हम थ्योरम नंबर 3.23b ये अप्लाई कर सकते। जब आप ये अप्लाई करेंगे देखें ये आ जाएगा स्टूडेंट्स, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n ओवर 1 + लिमिट 1/n। तो ये स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, 1 + 0, ये सिंप्लीफाई होके आ जाएगा 1 के इक्वल। देखिए 1/n की लिमिट क्या आती है, 0 आती है। 1 + 0 1, और ये स्टूडेंट्स क्या है, डाइवर्जेंट सीक्वेंस। ये टोटल आ जाएगा आंसर यहाँ पर, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n आ जाएगा। बिकॉज हम अगर
वन लिखें यहाँ पर ना लिखें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये सीक्वेंस क्या है, एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास ओरिजिनल सीक्वेंस है xn, ये भी एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। बिकॉज जब आपने इसे सिंप्लीफाई किया तो ये हमारे पास क्या आ गई, एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। इसकी लिमिट क्या है, इन्फिनिटी। तो जिस सीक्वेंस की लिमिट इन्फिनिटी होगी स्टूडेंट्स, वो एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस। तो जो xn है वो भी एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस। नेक्स्ट इसका डी पार्ट डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हमें xn गिवन है 2n² + 3/n² + 1। तो ये अगेन एक कोशेंट सीक्वेंस है। तो यहाँ पर 2n² + 3 भी एक सीक्वेंस है और n² + 1 भी एक सीक्वेंस है। अगर आप इन दोनों सीक्वेंस को ऑब्जर्व करते हैं तो ये दोनों सीक्वेंस क्या हैं, डाइवर्जेंट, यानी 2n² + 3 भी डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। इसकी लिमिट क्या आती है, इन्फिनिटी आती है। और n² + 1 भी एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस, इसकी लिमिट भी क्या आती है, इन्फिनिटी आती है। तो इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या है, अनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो यहाँ से आप इस सीक्वेंस की लिमिट के बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। तो इसकी लिमिट फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे और कन्वर्जेंट सीक्वेंस में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन जब आप इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से स्टूडेंट आप क्या करेंगे कि n² को कॉमन लेंगे, यहाँ से भी n² कॉमन लेंगे और यहाँ से भी n² कॉमन लेंगे। तो देखिए ये आ जाएगा n² into 2 + 3/n² ओवर n² into 1 + 1/n²। फिर ये n² से n² कैंसिल, ये मजीद सिंप्लीफाई होके इस फॉर्म में आ जाएगा 2 + 3/n² ओवर 1 + 1/n²। तो स्टूडेंट्स अगर आप इन दोनों सीक्वेंस को अगेन ऑब्जर्व करें तो ये दोनों क्या हैं, कन्वर्जेंट सीक्वेंस। देखिए यहाँ पर अगर हम लिमिट फाइंड करते हैं 2 + 3/n² की, तो 3/n² की स्टूडेंट्स लिमिट क्या आती है, 0 आती है। तो 2 + 0 ये सिंप्लीफाई होकर 2 आ जाएगा। देखिए इस सीक्वेंस की लिमिट हमें मिल रही है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। इसी तरह हमें स्टूडेंट्स 1 + 1/n² की लिमिट भी मिल रही है। देखें यहाँ पर 1/n² की लिमिट क्या आती है, 0 आती है। तो 1 + 0 स्टूडेंट्स ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो देखिए अब हमें इस सीक्वेंस की भी लिमिट मिल रही है, जिसका मतलब ये होगा कि ये भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि 3.23b इस थ्योरम को अप्लाई करते हुए स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ जाएगी कि 2 + 3/n² की लिमिट आप अप्लाई करेंगे। इसी तरह आप 1 + 1/n² पर भी लिमिट अप्लाई करेंगे। तो जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स तो इनका रिजल्ट क्या आएगा, 2 + 3/n² का रिजल्ट क्या आएगा, 2 आएगा। और 1 + 1/n² का रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। तो 2/1 स्टूडेंट्स ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। देखें जब आपने इसे सिंप्लीफाई किया तो फिर हमें स्टूडेंट्स इस सीक्वेंस की लिमिट मिल रही है। तो जिस सीक्वेंस की लिमिट एग्जिस्ट कर रही हो वो सीक्वेंस क्या होती है, कन्वर्जेंट। इस पार्ट का रिजल्ट क्या आएगा, कन्वर्जेंट। ये स्टूडेंट्स कन्वर्जेंट सीक्वेंस है और इसकी लिमिट क्या है स्टूडेंट्स, वो 2 है। वो क्या है, इस सीक्वेंस की लिमिट है और ये क्या है, एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है, यहाँ पर हमने स्टूडेंट्स दो ऐसी सीक्वेंस लेनी है x और y जो दोनों क्या हो, डाइवर्जेंट हो, लेकिन इनका सम क्या हो स्टूडेंट्स, कन्वर्जेंट हो, और प्रोडक्ट भी क्या हो, कन्वर्जेंट हो। यहाँ पर हमने ये दो सीक्वेंस लेनी है x और y जो खुद तो डाइवर्जेंट हो लेकिन उनका सम क्या हो, कन्वर्जेंट हो, और प्रोडक्ट भी क्या हो, कन्वर्जेंट हो। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर मैंने x ये सीक्वेंस डिफाइन की है जिसकी टर्म 0 फिर 1 फिर 0 1, इस तरह स्टूडेंट्स ये
इसकी टर्म्स हैं। इस तरह मैंने यहाँ पर एक और सीक्वेंस y डिफाइन किया है जो कि इक्वल है 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0। इस तरह इसकी टर्म्स यहाँ पर। तो अगर आप इन दोनों सीक्वेंस को ऑब्जर्व करते हैं तो ये दोनों सीक्वेंस के हैं डाइवर्जेंट, बिकॉज x क्या है, एक बाउंडेड सीक्वेंस। ठीक है, ये क्या है, एक बाउंडेड सीक्वेंस। अगर आप इसकी हर टर्म की मैग्नीट्यूड लेते हैं तो क्या आती है स्टूडेंट्स, 0 की मैग्नीट्यूड क्या आएगी, 0 आएगी। 1 की मैग्नीट्यूड क्या आएगी स्टूडेंट्स, फिर भी हमारे पास क्या आएगी, 1 आएगी, यहाँ पर 0 आएगी। 0 की मैग्नीट्यूड 0, 1 की मैग्नीट्यूड 1। इस तरह स्टूडेंट्स ये आप इस सीक्वेंस के लिए कोई नंबर m फाइंड कर सकते हैं। तो m यहाँ पर क्या हो सकता है, ग्रेटर इक्वल देन 1 हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है m की वैल्यू। तो ये स्टूडेंट्स x क्या है, एक बाउंडेड सीक्वेंस है। तो हम प्रीवियस स्लाइड्स पर ये स्टडी कर चुके हैं कि जो बाउंडेड सीक्वेंस है स्टूडेंट्स वो कन्वर्जेंट नहीं होती। अगर कोई कन्वर्जेंट होगी तो वो बाउंडेड होगी, लेकिन अगर कोई सीक्वेंस बाउंडेड होगी तो वो कन्वर्जेंट नहीं होगी। ठीक है, तो ये बाउंडेड सीक्वेंस है लेकिन ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं है। इस तरह y को अगर हम देखते हैं तो ये भी एक बाउंडेड सीक्वेंस है लेकिन ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस नहीं है। तो यहाँ पर हमने x और y कोई सी दो डाइवर्जेंट सीक्वेंस ली हैं। अगर हम इनका सम देखते हैं x प्लस y, तो x और y को आप सम करें तो देखें इसका क्या रिजल्ट आता है। यहाँ पर पहली टर्म 0 है और यहाँ पर पहली टर्म क्या है, 1 है। तो 0 प्लस 1 ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर ये सेकंड टर्म 1 है और यहाँ पर सेकंड टर्म 0 है, तो ये फिर भी क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। तो यहाँ से स्टूडेंट्स हमें क्या मिलती है, एक कांस्टेंट सीक्वेंस मिलती है इसकी 1 की, ये 1 की एक कांस्टेंट सीक्वेंस। और हम ऑलरेडी जानते हैं कि जो कांस्टेंट सीक्वेंस है वो उसी कांस्टेंट नंबर को ही कन्वर्ज करता है। तो यहाँ पर कांस्टेंट नंबर 1 है तो ये 1 को ही कन्वर्ज करेगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर x प्लस वाई ये जो सीक्वेंस है ये भी क्या है, कन्वर्जेंट है। तो ये चीज़ हमने स्टूडेंट शो करनी थी कि हमने कोई सी दो ऐसी सीक्वेंस लेनी थी x और y जो खुद तो डाइवर्जेंट हो लेकिन उनका सम क्या हो, कन्वर्जेंट हो। तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं इन दोनों सीक्वेंस का सम क्या आ रहा है, एक और सीक्वेंस आ रही है और वो क्या है, कन्वर्जेंट है। इसी तरह अगर आप प्रोडक्ट लें x डॉट y तो देखें फिर क्या आता है, ये 0 है, 0 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ फिर भी 0 आएगा। इस तरह यहाँ पर सेकंड टर्म 1 है और 1 मल्टीप्लाई होगा 0 के साथ फिर भी 0 आएगा। तो मेरे स्टूडेंट यहाँ पर हमें 0 की क्या मिल रही है, कांस्टेंट सीक्वेंस में। और ऑलरेडी हम ये भी स्टडी कर चुके हैं कि कांस्टेंट सीक्वेंस क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है और इसकी लिमिट क्या होगी, 0। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स x डॉट y ये भी एक सीक्वेंस है और ये क्या है, कन्वर्जेंट है। तो ये चीज़ हमने स्टूडेंट्स शो करनी थी कि हमने कोई सी तो ऐसी सीक्वेंस लेनी थी जो खुद तो डाइवर्जेंट हो लेकिन उनका सम भी कन्वर्जेंट हो और प्रोडक्ट भी कन्वर्जेंट। तो ये आप सेकंड क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर हमने स्टूडेंट्स ये शो करना है कि अगर x और y ये क्या हो, सीक्वेंस हो सच दैट x एंड x प्लस y आर कन्वर्जेंट। ठीक है, यहाँ पर x भी एक सीक्वेंस है और y भी एक सीक्वेंस है, लेकिन x कन्वर्जेंट है और x प्लस y भी कन्वर्जेंट है। अगर ये रिजल्ट स्टूडेंट्स होल्ड करे कि x भी कन्वर्जेंट हो और x प्लस y भी कन्वर्जेंट हो, देन हमने ये शो करना है कि y भी क्या होगी, कन्वर्जेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, y भी क्या होगी, कन्वर्जेंट। ये स्टूडेंट हमने यहाँ पर शो करना है। हमें y के बारे में नहीं पता लेकिन वो कह रहा है कि x भी कन्वर्जेंट है और x प्लस y भी कन्वर्जेंट है। तो यहाँ से वो कह रहा है कि ये आपने शो करना है कि y भी क्या होगी, कन्वर्जेंट सीक्वेंस। इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पर हम स्टूडेंट्स थ्योरम नंबर 3.23 ए यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम ए पार्ट जिसका यूज करें। तो आप बुक से जब देखेंगे इस थ्योरम को तो इसकी स्टेटमेंट आपको ये मिलेगी, ये स्टेट दैट लेट x
and y be sequence of real numbers that converges to x and y। यहाँ पर हमने x भी एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस ली है और y भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। x की लिमिट क्या है, स्मॉल x है, और y की लिमिट क्या है, स्मॉल y है। ये इस थ्योरम की यहाँ पर मैंने स्टेटमेंट लिखी है। देन x प्लस y भी कन्वर्जेंट होगी, सीक्वेंस x माइनस y भी कन्वर्जेंट होगी, एक्स वाई भी कन्वर्जेंट होगी, और सी एक्स भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। ठीक है, x प्लस वाई इसकी लिमिट क्या होगी स्टूडेंट्स, स्मॉल x प्लस वाई होगी। इसी तरह x माइनस वाई की लिमिट क्या होगी, ये स्मॉल x माइनस वाई होगी। इसी तरह एक्स वाई की लिमिट क्या होगी, ये स्मॉल एक्स वाई। और सी एक्स की लिमिट क्या होगी, ये सी स्मॉल एक्स होगी। ठीक है, ये थ्योरम यहाँ पर हमने यूज किया है 3.23a। तो इस थ्योरम के मुताबिक स्टूडेंट्स हम y को लिख सकते हैं। y को किस तरह हम लिख सकते हैं, इन दोनों सीक्वेंस का डिफरेंस। ठीक है, बिकॉज हम ऑलरेडी जानते हैं कि x प्लस वाई भी कन्वर्जेंट है और x भी कन्वर्जेंट है, तो इनका डिफरेंस भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा बाय यूजिंग थ्योरम 3.23a। तो यहाँ से अगर आप इन दोनों को सॉल्व करते हैं, यानी x प्लस वाई माइनस एक्स, जब आप इसे सॉल्व करते हैं देखिए यहाँ पर x से x कैंसिल हो जाएगा, तो सिंप्लीफाई होकर ये आ जाएगा y। तो हमने y के बारे में बताना था, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो y होगी वो भी क्या है, कन्वर्जेंट होगी। हमने यहाँ पर क्या यूज किया स्टूडेंट्स, 3.23a थ्योरम यूज किया है, तो इसके अकॉर्डिंग जो y सीक्वेंस होगी वो भी क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर हमने स्टूडेंट्स ये शो करना है कि अगर x और y आर सीक्वेंस such that x converges to small x and xy converges to यानी xy, ठीक है, small x, then y is also convergent। तो ये हमने यहाँ पर शो करना है कि अगर x और y सीक्वेंस हो such that x converge to x which is not equal to 0, यानी जो ये x है इसकी कोई भी टर्म 0 नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी जो x है ये जिस x को कन्वर्ज कर रहा है वो 0 नहीं है, 0 के अलावा कोई और नंबर है। ठीक है, फिर हमने स्टूडेंट ये शो करना है कि अगर x भी कन्वर्जेंट हो और एक्स वाई भी कन्वर्जेंट हो, देन y भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा, यानी y जो सीक्वेंस होगी वो भी क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। तो पहले स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि इस x सीक्वेंस की तमाम टर्म्स ये शो करेंगे कि वो 0 नहीं है। ठीक है, इसे शो करने के लिए स्टूडेंट्स हम क्या लेंगे, एप्सिलॉन की ये वैल्यू लेंगे। आप एप्सिलॉन की कोई और वैल्यू भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एप्सिलॉन की वैल्यू ली है x का मॉड ओवर 2 विच इज ग्रेटर देन 0। तो अगर एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 देखें, और x क्या है, इज नॉट इक्वल टू 0। अगर x 0 नहीं होगा इस सूरत में स्टूडेंट्स एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 होगा, बिकॉज यहाँ पर हम ऑलरेडी जानते हैं कि x इज नॉट इक्वल टू 0। तो अगर x 0 नहीं है देन ये एप्सिलॉन क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, इन x का मॉड ओवर 2। ठीक है, आप x की कोई भी वैल्यू लें, फॉर एग्जांपल अगर आप 1 भी लेते हैं तो 1 का मॉड 1, तो 1 ओवर 2 इज ग्रेटर देन 0। अगर आप कोई और नंबर लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 2 का मॉड ओवर 2 इज ग्रेटर देन 0, उसका रिजल्ट क्या आता है, 1, तो 1 इज ग्रेटर देन 0। तो ये हर सूरत में स्टूडेंट्स, यानी x अगर 0 नहीं होगा तो उस सूरत में स्टूडेंट्स ये एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है। वी नो डिफाइन एज x is converges to x, epsilon is greater than 0, then there exists a natural number k of epsilon। अगर हमें स्टूडेंट्स एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 गिवन हो तो उसके अकॉर्डिंग एक नेचुरल नंबर k एग्जिस्ट करेगा जो कि एप्सिलॉन पर डिपेंड करेगा, सच दैट xn माइनस x का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल देन k। तो ये स्टूडेंट्स डेफिनेशन है
कन्वर्जेंट ऑफ सीक्वेंस की, बिकॉज हम ऑलरेडी जानते हैं कि जो x है वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। तो अगर x कन्वर्जेंट सीक्वेंस है देन वी कैन राइट xn माइनस x का मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन। तो जब आप इस मॉड को ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा xn माइनस x इज ग्रेटर देन माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन एप्सिलॉन। तो फिर स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे कि इस एप्सिलॉन की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा माइनस x का मॉड ओवर 2 इज लेस देन xn माइनस x इज लेस देन x का मॉड ओवर 2। यहाँ पर हमने स्टूडेंट्स एप्सिलॉन की वैल्यू पुट की। तो फिर आप स्टूडेंट जब इसे मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, यानी यहाँ से हमने x को कैंसिल करना है, तो इसको x को कैंसिल करने के लिए हम यहाँ पर x को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर जब आप ऐड करेंगे तो हमें यहाँ पर भी ऐड करना पड़ेगा और यहाँ पर भी ऐड करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा x माइनस x का मॉड ओवर 2 इज लेस देन xn इज लेस देन x प्लस x का मॉड ओवर 2 for all n is greater than equal than 2. This means that for all n is greater than equal than k, xn is not equal to 0. ठीक है, तो अगर आप स्टूडेंट्स n की यहाँ पर वैल्यू k से ग्रेटर लेंगे तो उस सूरत में आप ये यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं कि xn की कोई भी टर्म 0 नहीं होगी। ठीक है, xn की कोई भी टर्म 0 नहीं होगी। तो हमने ये पहले ये शो करना था कि जो हम x ले रहे हैं इस सीक्वेंस की कोई भी टर्म 0 नहीं है। तो हमने यहाँ पर ये शो कर दिया कि इस सीक्वेंस की कोई भी टर्म 0 नहीं है, बिकॉज स्टूडेंट यहाँ पर हम ये कोशेंट अप्लाई करने लगे थे ना। जब आप ये कोशेंट अप्लाई करेंगे यानी एक्स वाई ओवर एक्स, तो बाय यूजिंग थ्योरम 3.23b, ठीक है, ये हम स्टूडेंट्स ये यूज कर रहे हैं थ्योरम 3.23b। इसके अकॉर्डिंग अगर एक्स वाई भी कन्वर्जेंट हो और एक्स भी कन्वर्जेंट हो तो इनका कोशेंट यहाँ पर हम कह रहे हैं z विच इज इक्वल टू y, तो वो भी स्टूडेंट्स क्या होगी कन्वर्जेंट सीक्वेंस। ये हमने शो करना था कि नहीं जो y होगी वो भी क्या होगी कन्वर्जेंट होगी। लेकिन जब आप एक्स वाई ओवर एक्स करेंगे तो फिर आप ये x से x कैंसिल करेंगे, सिंप्लीफाई होकर स्टूडेंट्स ये क्या आ जाएगा y आ जाएगा। तो वहाँ y को हम यहाँ पर z कह रहे हैं, यानी z विच इज इक्वल टू y, ये भी एक सीक्वेंस है। तो बाय यूजिंग 3.23b थ्योरम ये भी सीक्वेंस क्या होगी कन्वर्जेंट होगी, बिकॉज अगर एक्स वाई और x दोनों कन्वर्जेंट है देन कोशेंट भी क्या होगा कन्वर्जेंट होगा। तो लेट्स कंस्ट्रक्ट अ न्यू सीक्वेंस दैट इज इक्वल टू एक्स वाई ओवर एक्स। ठीक है, सिंस वी नो दैट बोथ एक्स वाई एंड x आर कन्वर्जेंट and by using theorem 3.23b we state that z also converges। तो ये थ्योरम ये कहता है स्टूडेंट्स कि जो z होगी स्टूडेंट सीक्वेंस वो भी क्या होगी कन्वर्जेंट। तो z किसकी इक्वल है y के, इसका मतलब ये होगा कि y इज आल्सो कन्वर्जेंट, तो y भी क्या होगी कन्वर्जेंट सीक्वेंस। तो हमने यही शो करना था कि y भी क्या हो कन्वर्जेंट सीक्वेंस। आप इस क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हमने स्टूडेंट्स इन दोनों सीक्वेंस को डाइवर्जेंट प्रूव करना है। क्या करना है प्रूव, डाइवर्जेंट प्रूव करना है। तो इसके पहले पार्ट का सोल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर हमें गिवन है 2 की पावर n। तो अगर आप देखें 2 की पावर n ये क्या होगा ग्रेटर देन होगा n से। देखें अगर हम यहाँ पर n की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो ये बन जाएगा 2 की पावर 1 विच इज इक्वल टू 2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, तो ये आ जाएगा ग्रेटर देन 1। तो ये चीज होल्ड कर रही है। सर अगर आप यहाँ पर n की कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, n स्टूडेंट्स क्या होता है ये n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, बिकॉज हम सीक्वेंस को डिफाइन कर रहे हैं या सीक्वेंस को स्टडी कर रहे हैं। तो सीक्वेंस की जो डोमेन होती है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो हम यहाँ पर सेट ऑफ नेचुरल नंबर से अगर आप कोई भी n की वैल्यू लेते हैं तो उस सूरत में ये स्टूडेंट्स रिजल्ट क्या करता है होल्ड करते हैं 2 की पावर n इज ग्रेटर देन n।
एंड n इज एन अनबाउंडेड सीक्वेंस। और हम ये पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स कि जो n है ये एक अनबाउंडेड सीक्वेंस। तो अगर ये अनबाउंडेड है तो इसका मतलब ये होगा कि 2n भी एक अनबाउंडेड सीक्वेंस होगी। देखिए 2n इज ग्रेटर देन n था, तो अगर n एक अनबाउंडेड सीक्वेंस है तो इसका मतलब ये होगा कि 2n भी क्या होगी, अनबाउंडेड होगी। देखिए n अनबाउंडेड कैसे है, हम यहाँ पर स्टूडेंट्स इस सीक्वेंस के लिए कोई भी नंबर m हम चूज नहीं कर सकते। कैसे चूज नहीं कर सकते, बिकॉज ये नेचुरल नंबर्स, ठीक है, सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं। अगर मैं m को फॉर एग्जांपल 5 चूज करता हूँ तो n अगर 6 आ जाता है तो देखें 6 की मैग्नीट्यूड क्या होती है, 6 होती है। तो अब देखें 6 5 से लेस तो नहीं है ना, ये चीज क्या है, होल्ड नहीं हो रही, 6 5 से लेस नहीं है। तो बाउंडेड के लिए स्टूडेंट्स क्या होता है कि n की मैग्नीट्यूड होनी चाहिए थी स्टूडेंट्स लेस देन इक्वल देन m होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर हम कोई भी m चूज नहीं कर सकते। तो इसके लिए स्टूडेंट्स क्या होगा कि जो n होगी सीक्वेंस, ये क्या होगी, एक अनबाउंडेड सीक्वेंस। तो n अगर अनबाउंडेड है तो ये जहरी बात है कि 2 की पावर n ये भी एक अनबाउंडेड सीक्वेंस है। अगर ये अनबाउंडेड है तो इसका मतलब ये होगा कि 2n क्या होगी स्टूडेंट्स, एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस, ठीक है। हमने ये थ्योरम पढ़ा था कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, ठीक है, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। तो सो वी कंक्लूड दैट 2 की पावर n इज डाइवर्जेंट बिकॉज 2 की पावर n एक अनबाउंडेड सीक्वेंस है। तो अगर ये अनबाउंडेड है तो वो क्या होगी, डाइवर्जेंट, यानी एवरी डाइवर्जेंट सीक्वेंस इज अनबाउंडेड एंड एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। ये आपने स्टूडेंट दो रिजल्ट याद रखनी है, जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी वो बाउंडेड भी होगी और जो डाइवर्जेंट सीक्वेंस होगी वो क्या होगी, अनबाउंडेड। यहाँ पर 2n क्या था, ये अनबाउंडेड सीक्वेंस थी, तो अगर ये अनबाउंडेड है इसका मतलब ये होगा कि ये डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। इसी तरह हम इस सीक्वेंस के बारे में स्टडी करते हैं। अब ये सीक्वेंस है -1 की पावर n डॉट n स्क्वायर। अगर आप इसका मॉड लेते हैं तो ये आता है ग्रेटर देन इक्वल देन n स्क्वायर और n स्क्वायर इज ग्रेटर देन n। इसका मतलब ये होगा कि जो ये सीक्वेंस है यानी -1 की पावर n डॉट n स्क्वायर, इसका मॉड ये क्या होगा, ग्रेटर देन n होगा। तो n हम जानते हैं कि ये ऑलरेडी एक अनबाउंडेड सीक्वेंस है, इसका मतलब ये होगा कि -1 की पावर n डॉट n स्क्वायर ये भी क्या होगा स्टूडेंट्स, एक अनबाउंडेड सीक्वेंस। तो अगर ये अनबाउंडेड है इसका मतलब ये होगा कि ये एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस, ठीक है। इस तरह हमने स्टूडेंट्स इसके पार्ट ए को डिस्कस किया है, इस तरह हम बी पार्ट को भी डिस्कस करें। जब आपने इसका मॉड ओपन किया तो ये स्टूडेंट्स क्या आता है, ग्रेटर देन n आता है। n भी एक अनबाउंडेड सीक्वेंस है, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि -1 की पावर n डॉट n स्क्वायर ये सीक्वेंस भी क्या है, एक अनबाउंडेड है। तो अगर ये अनबाउंडेड है इसका मतलब ये होगा कि ये एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हमने इन सीक्वेंस की लिमिट्स फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसका पहला पार्ट डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हमें गिवन है लिमिट इनटू 2 प्लस 1 ओवर n का स्क्वायर, ठीक है। हमने स्टूडेंट्स इस सीक्वेंस की लिमिट फाइंड करनी। तो जब आप इस सीक्वेंस की लिमिट फाइंड करते हैं तो देखें इसका क्या सोल्यूशन आता है। तो हम स्टूडेंट्स 2 प्लस 1 ओवर n का स्क्वायर, इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 2 प्लस 1 ओवर n डॉट 2 प्लस 1 ओवर n। जब आप ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स, 2 प्लस 1 ओवर n का स्क्वायर बन जाएगा। फिर आप क्या करें, इस लिमिट को इस वैल्यू पर भी अप्लाई करें, फिर डॉट, फिर इस वैल्यू पर भी लिमिट अप्लाई करें, तो ये बन जाएगा लिमिट इनटू 2 प्लस 1 ओवर n डॉट लिमिट 2 प्लस 1 ओवर n, ठीक है। तो फिर स्टूडेंट्स आप फाइंड करें, तो यहाँ पर 1 ओवर n की लिमिट क्या आती है, 0 आती है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 प्लस 0 डॉट, यहाँ पर भी 1 ओवर n है, इसकी लिमिट भी क्या आएगी, 0 आएगी।
ये बन जाएगा 2 प्लस 0। तो 2 प्लस 0 स्टूडेंट्स ये क्या होता है 2, फिर ये डॉट, ये फिर क्या आ जाएगा 2, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा 4। इस सीक्वेंस की लिमिट क्या आएगी 4 आएगी। ठीक है, इस तरह आप इसे फाइंड करेंगे। इस तरह इसके बी पार्ट को डिस्कस करते हैं। इसका बी पार्ट गिवन है स्टूडेंट्स, लिमिट -1 की पावर n ओवर n प्लस 2, इसकी लिमिट हमने फाइंड करनी है। तो इसकी लिमिट फाइंड करने के लिए स्टूडेंट हम क्या यूज करने लगे हैं, स्क्वीज थ्योरम या सैंडविच थ्योरम। बाय यूजिंग सैंडविच थ्योरम स्टूडेंट्स वी नो दैट -1 की पावर n इज ग्रेटर देन इक्वल देन -1 इज लेस देन इक्वल देन 1। देखिए जब आप -1 की पावर n इस सीक्वेंस की टर्म्स अगर आप डिफाइन करें तो ये आती है स्टूडेंट्स, कभी -1 आएगी, फिर कभी 1 आएगी, फिर कभी -1। तो हम लिख सकते हैं कि जो ये सीक्वेंस है ये ग्रेटर देन इक्वल देन -1 एंड लेस देन इक्वल देन 1। लेकिन यहाँ पर हमें चाहिए n+2 भी चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि इस टोटल सीक्वेंस को स्टूडेंट्स हम n+2 पर डिवाइड करेंगे। तो ये बन जाएगा -1 ओवर n+2 इज लेस देन इक्वल देन -1 की पावर n ओवर n+2। ठीक है, यानी अब ये टोटल सीक्वेंस स्टूडेंट्स ये ग्रेटर हो जाएगी -1 ओवर n+2 से और लेस देन हो जाएगी 1 ओवर n+2 से। तो अगर आप स्टूडेंट्स इनकी लिमिट फाइंड करें यानी -1 ओवर n+2 की ये लिमिट क्या आती है स्टूडेंट्स 0 आती है। देखें यहाँ पर जब आप n को कॉमन लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 प्लस 2 ओवर n। देखिए यहाँ पर हम जब n कॉमन लेते हैं तो ये बन जाता है n इंटू 1 प्लस 2 ओवर n। तो यहाँ पर ये जो n है स्टूडेंट्स ये फिर 1 पर डिवाइड हो जाएगा, ये -1 पर डिवाइड हो जाएगा, फिर आ जाएगा -1 ओवर n ओवर 1 प्लस 2 ओवर n। जब आप ये लिमिट इसकी फाइंड करेंगे तो -1 ओवर n की लिमिट भी 0 आएगी, तो ये 0 ओवर 2 ओवर n की लिमिट भी क्या आएगी 0 आएगी। तो 0 ओवर समथिंग स्टूडेंट्स ये क्या होता है 0 होता है। तो देखें इसी तरह स्टूडेंट्स 1 ओवर n+2 की लिमिट भी क्या आएगी 0 आएगी। सिंस लिमिट ऑफ -1 ओवर n+2 विच इज इक्वल टू लिमिट 1 ओवर n+2 विच इज इक्वल टू 0। देखिए इसकी लिमिट भी 0 आ रही है और इसकी भी लिमिट भी 0 आ रही है। तो बाय यूजिंग सैंडविच थ्योरम हम ये कह सकते हैं कि इस सीक्वेंस की लिमिट भी क्या होगी 0। ठीक है, जब आपने थ्योरम को डिस्कस किया था सैंडविच थ्योरम को या स्क्वीज थ्योरम को, तो उस सूरत में हमने ये कहा था कि अगर इस सीक्वेंस की लिमिट भी 0 है, अगर इस सीक्वेंस की लिमिट भी 0 है देन इस सीक्वेंस की लिमिट भी 0, यानी इन सीक्वेंस की लिमिट सेम होनी चाहिए। यहाँ पर जो भी सीक्वेंस आ रही हैं इनकी लिमिट सेम होनी चाहिए। तो इनकी जो भी लिमिट होगी इन सीक्वेंस की वही इस सीक्वेंस की लिमिट भी होगी। तो यहाँ पर आप देखें इस सीक्वेंस की लिमिट 0 आ रही थी, इसकी भी 0 आ रही थी, सेम आ रही थी। तो इससे हमने स्टूडेंट ये कहा कि -1 की पावर n ओवर n+2 इसकी लिमिट भी क्या आएगी 0 आएगी बाय यूजिंग स्क्वीज थ्योरम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसका सी पार्ट। तो देखिए यहाँ पर हमें गिवन है लिमिट n स्क्वायर रूट -1 ओवर n स्क्वायर रूट +1। तो हमें इस सीक्वेंस की लिमिट फाइंड करनी है। वैसे स्टूडेंट्स ये दोनों सीक्वेंस डाइवर्जेंट है, तो यहाँ पर अगर आप डायरेक्ट थ्योरम अप्लाई करेंगे तो उस सूरत में स्टूडेंट्स ये आ जाएगा इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी, ये एक अनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो यहाँ पर आप ये डायरेक्ट लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते, तो इसे आप पहले सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करने के लिए स्टूडेंट्स आप n स्क्वायर रूट को कॉमन लेंगे यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो जब आप n स्क्वायर रूट को कॉमन लेते हैं तो देखें ये n स्क्वायर रूट से n स्क्वायर रूट कैंसिल, तो बाकी स्टूडेंट ये सिंप्लीफाई होकर इस फॉर्म में आ जाता है। ये है 1 ओवर n स्क्वायर रूट ओवर 1 प्लस 1 ओवर n स्क्वायर रूट। जब आप लिमिट अप्लाई करते हैं तो इसकी लिमिट भी 0 आती है स्टूडेंट्स और इसकी भी लिमिट भी क्या आती है 0 आती है।
तो ये 1 माइनस 0 ये सिंप्लीफाई होके 1 आ जाएगा। इसी तरह 1 प्लस 0 ये क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। 1 ओवर 1 ये टोटल 1। तो इसका मतलब ये होगा कि इस सीक्वेंस की जो लिमिट है स्टूडेंट्स वो क्या है 1। ठीक है, अब देखिए 1 ओवर n स्क्वायर रूट की लिमिट कैसे आती है, हमारे पास 0 आती है। देखिए तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं लिमिट ऑफ 1 ओवर n स्क्वायर रूट, इस तरह भी आप लिख सकते हैं। जब आप ये लिखेंगे हमें पता है कि इसकी लिमिट क्या है 0 है, तो 0 स्क्वायर रूट स्टूडेंट्स ये सिंप्लीफाई होके 0 आ जाएगा। तो ये आपने जब यहाँ पर 0 पुट किया, यहाँ पर भी 0 पुट किया, तो ये आ गया स्टूडेंट्स 1 आता है। इस सीक्वेंस की लिमिट क्या होगी 1 होगी। इस तरह इसके डी पार्ट को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर हमें गिवन है n प्लस 1 ओवर n स्क्वायर। वैसे स्टूडेंट्स आप इसे ऑब्जर्व करें तो ये भी एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस है और ये भी एक डाइवर्जेंट सीक्वेंस है। जब आप इनकी लिमिट डायरेक्ट पुट करते हैं तो ये आती है इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी। ये भी एक अनडिटर्मिनेट फॉर्म है, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते। तो यानी 3.23b, ठीक है, ये थ्योरम यहाँ पर आप डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसे अप्लाई करने के लिए स्टूडेंट हम इसे क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम यहाँ से n कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा n इंटू 1 प्लस 1 ओवर n, और इस n से ये n कैंसिल हो जाएगा। तो फिर स्टूडेंट ये मजीद सिंप्लीफाई होकर इस फॉर्म में आ जाएगा। फिर स्टूडेंट हम क्या कर सकते हैं कि 1 प्लस 1 ओवर n को 1 प्लस 1 ओवर n स्क्वायर रूट को हम लिख सकते हैं 1 ओवर n स्क्वायर रूट प्लस 1 ओवर n स्क्वायर रूट। फिर आप क्या करेंगे लिमिट को अलग-अलग कर देंगे, इस पर भी लिमिट अलग कर देंगे और इस सीक्वेंस पर भी लिमिट अलग कर देंगे। तो ये बन जाएगा लिमिट 1 ओवर n स्क्वायर रूट प्लस लिमिट 1 ओवर n स्क्वायर। फिर आप स्टूडेंट्स इसे मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, यानी लिमिट को आप अलग कर देंगे, यानी ये बन जाएगा लिमिट 1 ओवर n स्क्वायर रूट प्लस लिमिट 1 ओवर n डॉट लिमिट 1 ओवर n स्क्वायर। तो इसकी लिमिट भी क्या आती है स्टूडेंट्स 0 आती है, ये 0 आपने पुट कर दिया। इसकी लिमिट भी 0 आती है, ये आपने 0 यहाँ पर लिख दिया। फिर डॉट इसकी लिमिट भी क्या आती है 0 आती है, तो यहाँ पर डॉट आपने 0 पुट कर दिया। तो 0 प्लस 0 सिंप्लीफाई होकर स्टूडेंट ये क्या आ गया 0। तो मीन इस सीक्वेंस की लिमिट क्या आएगी स्टूडेंट्स हमारे पास 0 आएगी। तो ये सीक्वेंस क्या है स्टूडेंट्स कन्वर्जेंट है और इसकी लिमिट क्या आ रही है हमारे पास 0 आ रही है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट क्वेश्चन, इसको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर देखें गिवन है इफ bn इज अ बाउंडेड सीक्वेंस एंड लिमिट ऑफ an इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हमें ये चीज गिवन, हमने ये कहा है कि जो bn है ये एक बाउंडेड सीक्वेंस। तो अगर ये बाउंडेड है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये कन्वर्जेंट भी होगी, ये सिर्फ यहाँ पर बाउंडेड सीक्वेंस। हो सकता है ये कन्वर्जेंट हो या ना भी हो, लेकिन इसका कन्वर्स क्या होता है ट्रू नहीं होता। तो अगर ये बाउंडेड है इसका मतलब ये होगा कि ये कन्वर्जेंट नहीं होगा। इफ bn is a bounded sequence and limit of an is equal to 0, show that limit of an is equal to 0। ये हमने शो करना है। फिर हमने एक्सप्लेन करना है why थ्योरम 3.23 कैन नॉट बी यूज, हम इस थ्योरम को यूज क्यों नहीं कर सकते, ये भी हमने स्टूडेंट यहाँ पर शो करना है। तो देखते हैं पहले हम क्या शो करने लगे हैं। Suppose that bn is bounded and limit of an is equal to 0। यहाँ पर ये चीज गिवन है as bn is bounded so there exists a real number m is greater than 0 such that bn का mod is less than equal than m for some m is greater than equal than 0। यहाँ पर पहले से गिवन है कि m एक bn एक बाउंडेड सीक्वेंस है। तो अगर ये bn बाउंडेड सीक्वेंस है तो इसके लिए एक रियल नंबर m एग्जिस्ट करेगा such that bn का mod is less than equal than m for some m is greater than equal than 0। then अब यहाँ पर है कि an bn ये क्या स्टूडेंट्स एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस और इसकी लिमिट क्या है 0 है।
ठीक है। तो अगर ये कन्वर्जेंट है तो इसका मतलब ये होगा स्टूडेंट्स कि ए एन बी एन माइनस 0 का मॉड विच इज इक्वल टू ए एन बी एन, ठीक है। तो हम स्टूडेंट्स इस अगर मॉड को अप्लाई यानी अपन करते हैं तो ये आ जाता है ए एन का मॉड डॉट बी एन का मॉड। तो हमें पता है स्टूडेंट्स के बी एन का मॉड क्या है, लेस देन इक्वल देन एम है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि ये टोटल रिजल्ट लेस देन इक्वल देन एम ए एन है, ठीक है, ए एन का मॉड है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर आप इस चीज को ऑब्जर्व करते हैं तो ये जो m है स्टूडेंट्स ये एक कोई कांस्टेंट नंबर है और ए एन का मॉड ये सिंपल क्या आता है, ए एन आता है। और ए एन की लिमिट क्या है स्टूडेंट्स, 0 है। तो अगर आप इस थ्योरम को देखते हैं 3.110, ये थ्योरम क्या है स्टूडेंट्स, एक्स एन माइनस एक्स का मॉड इज लेस देन सी ए एन। तो ये थ्योरम हम उस वक्त अप्लाई कर सकते थे जब हमें स्टूडेंट्स सी क्या मिले, कोई कांस्टेंट मिले, और जो ए एन है ये ऐसी सीक्वेंस मिले जिसकी लिमिट क्या हो, 0। तो आप यहाँ पर हमें पहले से गिवन है कि ए एन की लिमिट 0 है। तो हम देखें यहाँ पर हमने स्टूडेंट्स जब इसे ओपन किया तो ये लेस देन इक्वल देन एम ए एन है। तो ए एन स्टूडेंट्स ये एक ऐसी सीक्वेंस है जिसकी तमाम टर्म 0 है, या सॉरी जिसकी लिमिट क्या है, 0 है। तो देखें ये थ्योरम नंबर 3.110 इसकी फॉर्म आ चुकी है। तो बाय यूजिंग दिस थ्योरम हम कह सकते हैं कि लिमिट ऑफ ए एन इज इक्वल टू 0। तो ये चीज हमने स्टूडेंट्स प्रूव करनी थी कि लिमिट ऑफ ए एन बी एन इज इक्वल टू 0। तो अब नेक्स्ट देखते हैं कि हम 3.23 ये अप्लाई क्यों नहीं कर सकते। वी कैन नॉट यूज थ्योरम 3.23 because it is applicable only when both the sequence converges। तो ये थ्योरम स्टूडेंट्स उस वक्त एप्लीकेबल है 3.23 जब दोनों सीक्वेंस क्यों कन्वर्जेंट हो। लेकिन यहाँ पर बी एन तो बाउंडेड थी, तो हम ये तो नहीं कह सकते थे कि ये कन्वर्जेंट है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट होगी तो वो बाउंडेड होगी, लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है कि अगर वो बाउंडेड होगी तो वो कन्वर्जेंट भी होगी, ये ट्रू नहीं है। Here one sequence is bounded which may not be convergent। तो जो बाउंडेड होगी वो कन्वर्जेंट नहीं होगी, ये आपने याद रखना है। अगर वो कन्वर्जेंट होगी तो ज़ाहिर बात है कि वो बाउंडेड भी होगी, अगर वो बाउंडेड है तो इसका मतलब है कि वो कन्वर्जेंट नहीं है। तो इसलिए स्टूडेंट्स हम ये थ्योरम यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते 3.23 बिकॉज ये थ्योरम हम उस वक्त अप्लाई कर सकते हैं जब दोनों सीक्वेंस कन्वर्जेंट। लेकिन एक सीक्वेंस कन्वर्जेंट नहीं थी, एक कन्वर्जेंट थी, तो इसलिए थ्योरम ने ये थ्योरम अप्लाई नहीं किया। तो हेंस वी कैन नॉट यूज द थ्योरम हियर। तो इस थ्योरम को हम यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते, ये रीजन है। एक कन्वर्जेंट है और एक डाइवर्जेंट है, ठीक है। तो जब आप ये शो करते हैं कि अगर ए एन इसकी लिमिट क्या 0 है और हमने ये शो करना हो कि लिमिट ऑफ ए एन बी एन इज इक्वल टू 0, यहाँ पर क्या था गिवन कि बी एन भी एक बाउंडेड सीक्वेंस थी, तो इसका स्टूडेंट्स मॉड क्या आएगा, लेस देन इक्वल देन एम आएगा। और ए एन बी एन ये क्या है, एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, तो इसका मॉड स्टूडेंट हमने देखा कि ये लेस देन इक्वल देन एम ए एन आता है। और ये स्टूडेंट्स कौन सी फॉर्म है थ्योरम की, 3.110 की। तो इसके अकॉर्डिंग हमने ये कहा कि ये इसकी लिमिट क्या आती है, 0, ठीक है। जब स्टूडेंट्स हम इस फॉर्म को कर लेते हैं, स्टूडेंट्स वेरीफाई कर लेते हैं, यानी ये फॉर्म हमें मिल जाती है, तो हम कहते हैं कि जो एक्स एन है वो एक्स को कन्वर्ज कर रही है सीक्वेंस। तो यहाँ पर एक्स की जगह देखें 0 है, जिसका मतलब होगा कि ये सीक्वेंस 0 को कन्वर्ज करेगी। आप इन क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।